नमस्कार। वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। आज रविवार है और विशेष रूप से हम रविवार के दिन कुछ नया ही जानकारी लेने की पूरी तैयारी करते हैं। उसी के तहत अभी जो माहौल बना हुआ है बाज़ार में, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन अभी मैंने आज के दिन के अंदर और पिछले 2-3 दिन से जो मैंने डिबेट सुने हैं, कुछ आर्टिकल मैंने देखे हैं और उसमें से कोई पॉइंट आउट मैंने जो लिखे हैं, वो मुझे एक वीडियो बनाने के लिए उत्साहित कर रहा है। वो है हाउ वी हैव टू कंपेयर विथ चाइना एंड इंडिया। आज की तारीख में अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि आने वाले एक डिकेड के बाद में अगर कोई विश्व में चर्चा का विषय होगा तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ इंडिया और चाइना, या उसको मैं कंट्रोवर्सी करके बोलूँ चाइना और इंडिया तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब 79 मतलब 79 से आप देखेंगे तो चाइना के अंदर रिवॉल्यूशन चालू हुआ। वहाँ पे साम्यवादी डेमोक्रेसी नहीं थी और उन्होंने जो ग्रोथ किया, अगर मैं 80 भी पकड़ करके चलूं तो आज देखेंगे आप 41 42 साल हो चुके हैं। और इंडिया के अंदर रिवॉल्यूशन में बहुत देरी से शुरुआत हुई, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी की वजह से जो गति मिलनी चाहिए थी वो गति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसके बाद में आप देखेंगे 1947 के बाद में जब देश आज़ाद हुआ, अभी तो ये भी सवालिया निशान है कि 1947 में देश आज़ाद हुआ था या मतलब पॉलिसी का ट्रांसपोर्टेशन हुआ था, मतलब ये भी बात आ रही है। चलो ये एक अलग मुद्दा है, उसको हम बाजू में रखते हैं, लेकिन जो मेन फोकस है आज का हमारा उस पर हम चर्चा करते हैं। तो उसके बाद में जो भी गवर्नमेंट आई, जो रूलिंग पार्टी आई, उन्होंने बहुत ही अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ को प्रायोरिटी के ऊपर प्राथमिकता देते हुए बाकी जो फैक्टर थे उनको दरकिनार रखा। उसी की वजह से आज इंडिया इतना पीछे है। इंडिया के बाद में जो स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री हुई है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुकी है, बहुत ज़्यादा सक्सेस है वो कंट्रियाँ। उसके अंदर मैं आपको कुछ नाम दिलाना चाहूँगा। आप देखते हैं सबसे बड़ा उदाहरण है सिंगापुर। सिंगापुर बहुत ही, जर्मनी आप देखिए, ये सब कंट्रियां जो है ये बहुत ही एग्रेसिव होकर के काम कर रही है। और सिंगापुर में जीरो करप्शन है, जीरो करप्शन, आप सोचिए। दूसरा, मैं वापस पॉइंट पे आ रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अभी कौन कौन से क्षेत्र के अंदर चाइना है वो और उसके बाद में इंडिया कहाँ खड़ा है। और ये दोनों की बात को हम डिस्कस करते हुए लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन दूंगा, जो मेरी अपनी थॉट है, अपनी स्टडी है, उसके तहत। आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, आपके क्या विचार हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ, आप अपने कमेंट्स मुझे भेजें। अब मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आज की तारीख के अंदर चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर लें, चाहे रेलवे लें, चाहे ऑटोमाइजेशन लें, चाहे रोड लें, ब्रिजेस लें, पोर्ट लें, ये सभी क्षेत्र के अंदर आज कम से कम 10 से 15 साल पीछे चल रहा है इंडिया। क्यों ऐसा है? क्योंकि उन्होंने जो रिवॉल्यूशन किया था और साम्यवादी की वजह से वो नए नए क्षेत्र के अंदर और बहुत कॉन्क्रीट डिसीजन लेते गए। उसके बाद में उन्होंने ओपन पॉलिसी एडॉप्ट करी। ओपन पॉलिसी का मतलब है, एक तो वहाँ पे कोई भी सिटीजन उनकी गवर्नमेंट का विरोध नहीं कर सकता, ये मैं आपको कॉमन न्यूज़ बता रहा हूँ। दूसरा, उन्होंने अपने मार्केट के अंदर ओपन लेस लाया, मतलब, और उन्होंने ये जिसको बोलते हैं कि जो जो एक ओपन मार्केट सिस्टम है वो, और अपने जो जिसको बोलना चाहिए कि फ्री मार्केट, पूरे विश्व के लोगों को उन्होंने आकर्षित किया। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि हम SEZ बोलते हैं, उसको उन्होंने बढ़ावा दिया। मतलब उन्होंने नई नई पॉलिसी बना के, नए नए तरीके बना करके विदेशों के लोगों को, इन्वेस्टरों को अपने यहाँ पे बुलावा दिया या आकर्षित किया या इनविटेशन दिया या आमंत्रण दिया कि आप यहाँ पे आइए, हम आपको ये फैसिलिटी देंगे।
और उसके तहत उन्होंने आकर्षित करके उनके पास में मनी पावर था, ब्रेन था, स्किल थी, ये सब की वजह से लोगों का वहाँ रुझान बढ़ता गया, पर्टिकुलरली डेवलप कंट्री का। उसमें यूएसए, जापान, जर्मनी, इनका बहुत बड़ा रोल है और सबसे अहम रोल यूएसए का है उसके अंदर। तो जब लोगों ने वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट किया, तब वहाँ के जो लोग थे वो उनके साथ में काम करने लगे, उनकी वजह से उनकी एफिशिएंसी बढ़ी, उनके अंदर भी कुछ कर गुजरने की भावना का एक बीजारोपण हुआ। यही चीज आज हमारे यहाँ पे हो रही है। मैं ये बोलता हूँ इसमें सबसे बड़ा अगर कोई रोल होता है तो वो होता है रूलिंग पार्टी का, गवर्नमेंट का। अब ये जो मेरे को तबका दिख रहा है यहाँ पे वो 2014 के बाद ही दिख रहा है। ओपननेस, उनकी नीतियाँ, ट्रांसपेरेंसी जिसको बोलते हैं हम, पारदर्शिता, ये सभी मुद्दे। दूसरा इन्वेस्टमेंट, बाहर के बड़े बड़े इन्वेस्टरों को आकर्षित करना, उसके लिए जो भी पॉलिसी में चेंज करना है वो करना। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, मतलब उनको बुला करके उनका काम सबसे पहले करना, उनको कोई परेशानी नहीं हो इसका पूरा ख्याल रखना, क्योंकि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। तो ये सब बातों को अभी तक दरकिनार करके रखा था, लेकिन अब इसके अंदर मुझे ऐसा दिख रहा है। और दूसरा मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा। मैं ये वीडियो बनाने का मकसद किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी विशेष को मैं संबंधित रख के या केंद्र में रख करके बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम ए न्यूट्रल पर्सन। I am totally compare freely with as per my study, and since last so many times my regular watching experts view, on that base I am making this video. I am just comparing India and China and put up front of you. You will be decide what to do, where we will be do from here, and end of the video I will also give you my conclusion, my thought, what I am saying particularly this matter. तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, ये सभी क्षेत्र के अंदर। दूसरा, आज की तारीख में अगर हम बोलें तो अगर मैं कंपेयर करूँगा तो सॉफ्टवेयर के अंदर और हार्डवेयर के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम किया है चाइना ने। उसके अंदर इंडिया का सबसे ज़्यादा अगर कोई एक्सपोर्ट की वैल्यू जनरेट हो रही है या इनकम हो रही है डॉलर के अंदर, तो उसमें सबसे बड़ा अहम रोल है आईटी सेक्टर का, और आईटी सेक्टर के अंदर भी सॉफ्टवेयर का। तो मैं यहाँ पे थोड़ा एक अलग करना चाहूँगा। सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर, और उसके अंदर भी अभी तो आप देखेंगे तो बहुत से डाटा एनालाइज आ गया है, क्लाउड आ गया है, और मतलब एआई आ गया है, और भी बहुत सारे जो चेंजेस है वो आते जा रहे हैं और वो ऐड होते जा रहे हैं। लेकिन आज भी मैं अगर बोलूं तो इंडिया आज की तारीख में भी विश्व के अंदर और पर्टिकुलरली चाइना से सॉफ्टवेयर के अंदर, नॉलेज बेस के अंदर बहुत ज़्यादा आगे है। लेकिन रही बात हार्डवेयर की, तो उसमें आज की तारीख में भी हम बहुत पीछे हैं। हार्डवेयर के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा मोनोपोली है बहुत सालों से। दूसरा, वो जिस जिस क्षेत्र में चाइना अपने आप को कमज़ोर समझ रहा है उसके अंदर उनकी गवर्नमेंट, उनकी पॉलिसी, उनके एक्सपर्ट्स वो बहुत ही बारीकी से काम करते जा रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ पे अभी कुछ ही सालों से हुआ है, और उसका रिजल्ट भी हमको दिख रहा है। और हमको ही नहीं, पूरा विश्व देख रहा है, पूरा विश्व उसके गुणगान गा रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ, इसीलिए मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो मैं बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि ये आने वाले टाइम में ऐसी भी बात हो रही है कि 2030 मतलब 2030 के बाद में, जैसे आज की तारीख में दो महाशक्तियों की चर्चा हो रही है जैसे कि यूएसए और चाइना, तो ऐसी बात आ रही है, कुछ एक्सपर्ट्स के व्यू हैं, कुछ ऐसी भी बातें हैं जो कुछ सुनने के बाद में गले भी उतरती है। लेकिन उसके लिए क्या क्या जरूरी है उसके ऊपर मैं आता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है कि 2030 तक ये डिस्कशन होना चालू हो जाएगा कि हु इज़ द बेटर, चाइना और इंडिया, जैसे कि आज तारीख में। क्योंकि हम तब तक आप देखेंगे तो हम कौन से पायदान पे थे, अभी 5वें पायदान पे हैं विश्व के अंदर। हमने फ्रांस को भी पीछे छोड़ा है, यूके को पीछे छोड़ा है, आप देखेंगे बहुत सी कंट्रियों को छोड़ा है, जापान को भी कई क्षेत्र में हमने पीछे छोड़ा है। और इसी तरीके से अगर काम चलता रहा तो हम बहुत तेज गति से ग्रोथ करेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी है,
वो मैं डिस्कस करके अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, आपका भी। तो हम अभी फिलहाल, क्योंकि वो सबसे वाकिफ है हम सब, बिकॉज वी ऑल आर इंडियन, वी आर नोइंग, वी आर लिविंग हियर, हमको सब कुछ मालूम है। लेकिन अभी हम कुछ ऐसे बातों पे ही चर्चा करेंगे जो हमको बहुत काम की साबित हो सकती है। तो मैंने आपको यही बोला, पोर्ट के अंदर, फिर उसके बाद में आप देखेंगे हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन पावर के अंदर आज विश्व में सबसे बड़ा है तो चाइना है। दूसरा, आप देखेंगे उन्होंने अपना जो डेडलाइन दिया है नेचुरलिटी का, मतलब जीरो कार्बन इमिशन का, वो उन्होंने दिया है 60 का, 2060 का, और इंडिया ने दिया है 2070 का। ये भी बहुत बड़ा अहम रोल रखता है आने वाले इकोनॉमी के ऊपर। मैं ऐसे ही ये सब फिगर आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजह से कौन कौन से सेक्टर पे फोकस आएगा आने वाले टाइम में, कौन कौन से कंपनी को प्रायोरिटी मिल सकती है, कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो आगे जाके फलद्रूप हो सकता है, फ्रूट प्रूफ हो सकता है। ये सब मेरा जो डिस्कस करने का मैटर है, उसका रीज़न यही है, वो हमको उसमें से हिंट मिलते जाएंगे। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के अंदर आज विश्व के अंदर सबसे बड़ी महाशक्ति बन के उभर रहा है चाइना। उसके बाद में आप देखेंगे तो पोर्ट के अंदर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसके अंदर उन्होंने जो डेवलपमेंट किया है, जो टेक्नोलॉजी अपनाई है, जो उन्होंने संसाधन अपनाए हैं, वो काबिल तारीफ है। उसमें बहुत नया नया कुछ न कुछ जोड़ते जा रहे हैं। जो उनका काम है, ज़्यादा से ज़्यादा तेज हो, सुरक्षित हो और कम्पिटिटिव हो और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। ये ध्यान रखने जैसी बातें हैं। खाली अच्छा होने से काम नहीं चलेगा, अच्छे के साथ साथ में वो चीज़ जो हम बना रहे हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है, क्योंकि आज की तारीख में पूरा विश्व एक मार्केट बन गया है। तो ये सब बातों को देखते हुए मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ, ये जो मैटर है उसके अंदर इंडिया बहुत बहुत पीछे है, लेकिन इसका मतलब घबराना नहीं है। यहाँ पे डेमोग्राफिक जो है उसका बेनिफिट हमको आने वाले 10 साल में मिलने वाला है। दूसरा, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ये आपको मैं एक मैगजीन बता रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारे तथ्य ऐसे लिखे हैं जिससे कि आपको मालूम पड़ेगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ और मैंने कहाँ से ये सब चीज़ें उठाई है। तो मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं इसके अंदर, आप देखिए जो मैंने अंडरलाइन भी करी है और आपको ख्याल भी आएगा। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये सभी जो अंडरलाइन की हुई है वो उसके बिहाइंड द सीन, बिटवीन द लाइन अगर पढ़ेंगे और हम उसको यूटिलाइज करेंगे तो हमको बहुत से मैटर क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो इसके राइटर है केविन स्मिथ, उनका एक आर्टिकल है फ्रंट पेज पे, वो भी क्या बता रहे हैं कि कार्बन इमिशन के अंदर कितना ज़्यादा चांसेस है और उसमें हर कंट्री का क्या रोल होने वाला है, कहाँ तक डेवलपमेंट हो सकता है, चाइना इंडिया का रोल क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आज की तारीख के अंदर जैसा मैं पढ़ रहा हूँ 2030 तक, वैसे तो इंडिया बहुत ज़्यादा तेज गति से काम करने वाला है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं यहाँ पे, कुछ 70 साल में ऐसी पॉलिसियाँ बनाई गई है जिसको साफ करने में ही कितना समय चले जाता है। अब इलेक्शन को ही लेके अब ये सब चीज़ों में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन अब इसका कुछ रास्ता निकाला जाएगा। थोड़ा देर से होगा लेकिन करना तो पड़ेगा ही, और उसमें गवर्नमेंट लगी हुई है। तो उसके मैं तहत यही बोलना चाहूँगा आपको, आने वाले 10 साल के बाद में एक मैटर बहुत ज़्यादा डिस्कस होगा चाइना और इंडिया का। तब तक हम बहुत आगे निकल चुके होंगे, लेकिन ऐसे माहौल के अंदर हमको जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है वॉर का, तो हमको ऐसी स्टडी करनी है कि हमको लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, वो ऐसी स्टडी से ही हमको मिलेगा। तो मैं आपको फिर बोलना चाहता हूँ, उसके अंदर रेलवे बहुत ज़्यादा अहम रोल रखता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें हम बहुत पीछे हैं चाइना से। उसके बाद में हार्डवेयर के अंदर, तो हार्डवेयर के अंदर मेरे को सब ख्याल है कंपनी, वो भी मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके अंदर आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद में रेलवे का मैंने बोला, चलो कंपनी भी मैं एक दफ़ा, तो उसके अंदर सीमेंस आ रही है। हार्डवेयर के अंदर सबसे 1 नंबर आता है HCL टेक, विप्रो। उसके बाद में सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मालूम ही है, इन्फोसिस, TCS, 3M इंडिया, 3M तो चलो बाहर की है। उसके बाद में एम्फासिस, ये कंपनी को भी आप ले सकते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको बोलना चाहूँगा L&T, बहुत ही बेस्ट कंपनी है। उसके बाद में आपको बोलूँगा L&T हो गया, एस्कॉट भी आप ले सकते हैं। उसके बाद में आपको बोलूँगा
अपने ग्रीन इन्वायरमेंट को लेकर के बहुत सारी है, उसके अंदर टाटा की बहुत सी कंपनी है। फिर आपको बोलना चाहूँगा अदानी ग्रुप की सभी पूरी कंपनियां बहुत अच्छी है, जो फ्यूचर को लेकर के वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके अंदर। और उसके बाद में टाटा के अंदर टाटा केमिकल आप देख सकते हैं, टाटा एलेक्सी देख, टाटा एलेक्सी तो गोल्ड माइन है ये भाव में भी। आप देखिए कितनी जल्दी गिराया था और कितनी जल्दी 5.5 पौने 6 हज़ार से वापस 7,500 रुपये लेके आए सिर्फ 5-7 दिन के अंदर। तो ये मैं कब से बोल रहा हूँ मेरे वीडियो में। उसके बाद में टाटा केमिकल हाइड्रोजन को लेकर के, फिर जो एग्रीकल्चर के अंदर है इथोनेल को लेकर के शुगर की कंपनियां वो आप देख सकते हैं। फिर अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट, पोर्ट के अंदर बहुत काम होना बाकी है। उसके बाद में स्पेशलिटी केमिकल के अंदर एसआरएफ, टाटा केमिकल आपको मैंने बोला, टाटा स्टील मेटल के अंदर मैंने आपको एक वीडियो बना करके डाला है, इसलिए उसमें ज़्यादा मैं टाइम व्यय नहीं करूँगा, वो बहुत ही पॉजिटिव वीडियो मैंने डाला है। तो अभी मैं फिलहाल इतना ही रखता हूँ। ये माहौल के अंदर आपको और भी स्टडी करके जो मैं बताते जाऊंगा वो आपको बहुत सारा काम लगेगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। दूसरा, भेजिए मेरे को अपने कमेंट कैसा लगा आपको वीडियो। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, अभी मैं फ़िलहाल इतना ही रखता हूँ, मेरा डिस्क्लेमर रख रहा हूँ। और जो मेरे उनको अनुरोध भी करूँगा कि अगर आपको जो पुराने व्यूअर्स अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, और जो स्टडी करता है उसको भी करंट अफेयर में ये सभी काम आ सकते हैं। दूसरा, जो जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो ओपन किया उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि रोज़ मैं 2 वीडियो अपलोड करता हूं, उसमें हम और आप मिलकर के बहुत अच्छे मेहनत से अपना नॉलेज शेयर करेंगे। और नए नए सेक्टर के ऊपर नए नए जो इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़ है, बायलैटरल पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की, उस पर बहस करके मार्केट में जब जाएंगे तो हमको चांसेस ऑफ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए मुद्दे के साथ में। जय हिंद।